वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आज हम करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये है क्लास 8th का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है और काफी इजी होने वाला है यहाँ पे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैप्टर में क्या चीज है, हर एक चीज डिटेल में पढ़ लेंगे। और हाँ, आपके लिए एट द एंड में सरप्राइज होगा कि मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड क्या कर रखा है। मैंने ऐड कर रखा है क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो आप करोगे और डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट पेपर में दिखने वाला है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट और क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मतलब जो भी आप खेती करोगे, जैसे धान जो भी हो गया, वीट हो गया, जितना भी आप उगाओगे उसकी प्रोडक्शन है ना, कैसे उसको उगाते हैं उसका फुल प्रोसेस यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्या चीज कहाँ कहाँ उगेगी। और उसके बाद उसकी मैनेजमेंट, उसकी स्टोरेज है ना, उसको कैसे स्टोर करके रखते हैं। ये तो है नहीं कि आज लगा है तो कल उसको खा लेंगे, है ना, लेकिन उसको स्टोर कर रखते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो वो हर चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, अपना फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज एग्रीकल्चर? तो सबसे पहले की जो बात करते हैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर है क्या चीज, एग्रीकल्चर क्या चीज है? तो एग्री मीन्स फील्ड और कल्चर मीन्स क्या होगा? कल्चर मीन्स कल्टिवेटेड। ठीक। तो एग्रीकल्चर को अगर नाम को हम ब्रेक डाउन करेंगे, एग्री अलग करेंगे, कल्चर अलग करेंगे, तो एग्री मींस फील्ड। फील्ड मतलब बड़ी सी फील्ड कोई भी हो सकती है ना, बड़ी सी फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। कल्टीवेट मतलब क्या चीज, हम उसमें अपनी क्या क्रॉप्स वगैरह उगाएंगे, ये चीजें उगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का मतलब हमने समझ लिया और आगे चलते हैं। यहाँ पे जो अपना फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग क्रॉप, रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड। देखो, अगर तो हम एग्रीकल्चर कहाँ यूज करते हैं, कल्टीवेशन करने के लिए। कल्टीवेशन मतलब क्रॉप को उगाने के लिए, वीट को उगाने के लिए, अपना खाना उगाने के लिए हम एग्रीकल्चर को यूज करते हैं। उसके बाद एनिमल के फूड के लिए जो हस्क एट द एंड में बच जाती है, ग्रेन, हम उसको यूज कर लेते हैं। जो हस्क बच जाती है, जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है, वो किसके लिए होता है, वो हमारे एनिमल्स के लिए होता है। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ मेडिसिनल प्लांट एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो जितनी भी दवाइयां आपकी बनती हैं, होम्योपैथी हो गया या पतंजलि, जितनी आप बोलते हो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो सारे कहां से आते हैं, इसी से आते हैं, प्लांट से हमको काफी सारी क्या मिलती है, मेडिसिन मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स वेरियस प्रैक्टिसेस टू इंश्योर ऑप्टिकल क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड। काफी सारी, अगर हमने कोई धान वगैरह या फिर वीट वगैरह उगानी है तो उसके काफी ज्यादा क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिसेस हैं, जिसको हम देखते हुए चलते हुए अगर हम उसी को फॉलो करेंगे तो हमारे जो धान होंगे काफी ज्यादा प्रोडक्शन होगी। लेकिन उस प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ेगा, हर चीज को फॉलो करना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीज आ जाएगी, देखो, एक हमने अगर वीट उगानी है तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर सॉइल पता होनी चाहिए कि हाँ भाई इसके लिए ये प्रॉपर सॉइल चलती है। ठीक है भाई, सॉइल पता चल गई। उसके बाद सीड्स डिजीज फ्री होने चाहिए, काफी अच्छे सीड्स होने चाहिए जो हम यूज कर सकते हैं। ये ना हो कि हमने सड़े से सीड्स उठा लिए और बाद में उसमें क्या हो, ग्रोथ ही ना हो। तो सीड्स अच्छे होने चाहिए। अगर सीड्स अच्छे हो गए तो फर्टिलाइजर्स मतलब जो हम उसमें अपनी खाद वगैरह ऐड करते हैं वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए, है ना। अगर टाइम टू टाइम होगी तभी तो वो चीज ग्रो कर पाएगी, अदरवाइज वो चीज ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब फर्टिलाइजर तो बिल्कुल सही से बैठ गए, हमने फटक से उठा के फर्टिलाइजर मार दिए, लेकिन एक चीज और चाहिए, इरिगेशन। अब ये तो है नहीं कि पानी टाइम टू टाइम आए, है ना, रेनफॉल अगर टाइम टू टाइम आए तो बिल्कुल बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, इरिगेशन मतलब उसको पानी भी देना पड़ेगा। पानी के बाद उसमें जो घास फूस ज्यादा होगी उसको भी निकालना पड़ेगा, प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए। तो ये हमारा किसान है, सबसे बढ़िया सी फोटो आपके सामने है। तो ये सारे देखो आपके सामने क्यूट सी पिक्चर आपके लिए लगा दी है, यहाँ पे आपके लिए कॉर्न की एक अच्छी सी पिक्चर लगा दी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे लिए क्या है, यही तो फूड है हमारा, यही तो क्रॉप्स हैं जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं, डेली बेसिस पे उगाते हैं। अब बेसिक प्रैक्टिसेस कौन सी आपके सामने ये पिक्चर दिख रही है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, प्लॉइंग के साथ करेंगे, उसके बाद टिलिंग के साथ करेंगे, लेवलर के साथ करेंगे, उसके बाद सोइंग। ये नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा सोइंग। हम यही करते हैं जब हम अपनी मिट्टी को आराम से उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, उसमें हर चीज है ना, प्लोइंग वगैरह हो जाएगी, फिर उसमें सीड डालेंगे। सीड डालने के बाद उसमें क्या करेंगे, एडिंग मन्यूर एंड फर्टिलाइजर। अब उसमें क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर एंड मन्यूर, उखाड़ उखाड़ के, है ना। पहले हमने क्या किया,
सॉइल को कर लिया, फिर हमने बीज डाल दिए, फिर हमने क्या किया, मैन्योर उठाई और सीधे उसमें डाल दी, है ना, इरिगेशन। अब हम पानी लगा रहे हैं उसको, पानी लगाने के बाद वो बिल्कुल प्रिपेयर हो गया, प्रिपेयर होने के बाद हमने ब्राउन जो आपने बोरे देखे होंगे बड़े बड़े, उसमें स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद ये अपने पास है, फिर थ्रेशिंग, है ना, ये स्टोर है। अच्छा यहां से स्टार्ट करेंगे, इरिगेशन के बाद क्या होगा, वीडिंग, उल्टे चल पड़े थे, है ना, इरिगेशन के बाद क्या होगा, वीडिंग। वीडिंग मतलब जो ज्यादा घास फूस है ना, जो अनवांटेड प्लांट्स है, जो क्या है अनवांटेड, इसमें क्या आएगा, वाटर, वाटर ऐड करेंगे, इसमें क्या आएगा, अनवांटेड प्लांट्स, जो हमें नहीं चाहिए। आपको पता है कुछ प्लांट्स नहीं चाहिए हमें, तो वो प्लांट को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ से कर लो, या फिर उसमें केमिकल स्प्रे ऐड कर दोगे। उसके बाद हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब क्या, कटाई, है ना, कटाई। जब हमारी फसल पूरी पक के तैयार हो जाएगी, जब उसमें जो अपने ग्रेन्स है वो बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, तो फिर होगी उसकी कटिंग। कटिंग होने के बाद होगी थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या चीज है, थ्रेशिंग वो चीज है कि जब कटिंग के बाद ग्रेन को अलग करना है और हस्क को अलग करना है। हस्क मतलब जो उसका वेस्ट मटेरियल है, जो हम अपने एनिमल्स को डालते हैं, और ग्रेन्स अलग कर लेंगे, उसे बोलेंगे थ्रेशिंग। और थ्रेशिंग के बाद जब अपने पास ग्रेन आ जाएगा, तो ब्राउन ब्राउन बैग में क्या कर लेंगे, उसको ब्राउन बैग में क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे स्टोरेज के लिए। क्या कर लेंगे, ब्राउन बैग में फिल कर लेंगे स्टोरेज के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, तो सबसे पहले बात करेंगे प्लोइंग की। क्या चीज है प्लोइंग? अगर हम प्लोइंग की बात करेंगे तो इसका मतलब है एक्सपोज, एक्सपोज द इनर लेयर। अब क्या चीज है, एक्सपोज, एक्सपोज द इनर लेयर। ठीक है, या टर्निंग ऑफ द सॉइल, टर्निंग ऑफ द सॉइल, दो चीजें हैं ये आपके सामने। अब क्या मतलब है इसका, अभी से समझते हैं कि प्लॉइंग मतलब क्या होगा, एक्सपोज द इनर लेयर। हम क्या करेंगे, हम होई के साथ, आपको दिख रही है ये चीज, ये आपके पास है, इसे बोलते हैं होई। ठीक, हम क्या करेंगे, होई ये अर्थवॉर्म है, क्यूट सा अर्थवॉर्म आपके सामने। ठीक है, अर्थवॉर्म होए, और ये अपने पास कल्टीवेटर है ना, ये कल्टीवेटर है। ठीक, और ये प्लो है ना, ये है प्लो। जो ये दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं प्लो, इसे बोलते हैं होई, और इसे बोलते हैं कल्टीवेटर। एक चीज, इनमें तीनों में इन चारों में एक सिमिलैरिटी है, एक बढ़िया सी सिमिलैरिटी है इन चारों में। ये क्या करेंगे, सॉइल के बीच में जाएंगे, है ना। ये होई क्या करती है, क्या करेगी, अब ये करती है क्या, टर्निंग ऑफ द सॉइल, मतलब नीचे की मिट्टी उठा के ऊपर ले आएगी, है ना। और क्या करेगी, एक्सपोज द इनर लेयर, जो मिट्टी नीचे छुपी हुई है। अब देखो क्या होगा इससे, जब हमारा कटाई हो जाती है, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं हम हमेशा, जहां तो अपने प्लग के साथ, या होई के साथ, या कल्टीवेटर के साथ मिट्टी को क्या करते हैं, ऊपर निकालते हैं ना, एक्सपोज करते हैं इनर लेयर को, इनर लेयर को उठा के ऊपर लेके आते हैं, है ना, टर्निंग ऑफ द सॉइल करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो जो क्या करे, हमारी जो मिट्टी है वो क्या हो जाए, नरम हो जाए। अगर नरम होगी तभी तो जो प्लांट है उसकी रूट्स आराम से नीचे चली जाएगी। अगर हार्ड होगी तो रूट नीचे नहीं जाएगी, अगर रूट नीचे नहीं जाएगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। और अर्थवॉर्म भी यही करता है, वो क्या करता है, मिट्टी को नरम करता है। मिट्टी को क्या करेगा, नरम करेगा, नरम करेगा और नरम करेगा। और ये सारी चीजें क्या करती हैं, टर्निंग ऑफ द सॉइल, मतलब नीचे वाली मिट्टी को उठा के ऊपर ले जाती हैं। कभी आपने देखा हो, ये कल्टीवेटर है ना, ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, तो ये क्या करता है, मिट्टी को नरम कर देगा, मिट्टी को नरम करेगा और नीचे वाली मिट्टी को उठा के ऊपर ले जाएगा। इन चारों का यही काम है। और ये क्या करता है, क्यों, क्योंकि उसमें फिर जब वो नीचे से उठा के ऊपर ले जाएगा तो उसमें एयर प्रेजेंट होगी, और अगर एयर प्रेजेंट होगी तो वो मिट्टी नरम हो जाएगी और प्लांट की जो रूट्स है वो आसानी से नीचे चले जाएंगी और वो ग्रो कर जाएगा। अगर नीचे हार्ड होगा सब्सटेंस तो क्या होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना, ये चीज है। और अगर वो नीचे वाली मिट्टी ऊपर सनलाइट के कांटेक्ट में आएगी तो उसमें न्यूट्रिएंट भी ज्यादा आ जाएंगे। ये चीजें समझने वाली हैं, इसको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकली समझोगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में चीजें फिट होने वाली हैं। अर्थवॉर्म, होए, प्लो और कल्टीवेटर, ये तीनों चीजें क्या करती हैं आपको मैंने बता दिया। अब सॉइंग, अब हमने मिट्टी को, हमने सॉइल प्रिपरेशन कर ली, हमने क्या कर लिया, सॉइल प्रिपेयर कर ली। अब हम क्या करेंगे, सीड्स लेंगे। सॉइंग मतलब क्या करना, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल। अब आपके सामने ये एक बंदा दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये है ट्रेडिशनल मेथड।
ये कौन सा मेथड है? दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या चीज? अब ट्रेडिशनल मेथड किसको बोलते हैं? ट्रेडिशनल वो मेथड होता है जो काफी सदियों पुराना चल रहा है, अभी 100 साल 200 साल 1000 4000 साल से यही ट्रेडिशन मेथड चल रहा है। ट्रेडिशन मतलब अब ये ट्रेडिशनल है, इसमें टेक्नोलॉजी कोई यूज नहीं हुआ है ना। अब टेक्नोलॉजी का यहाँ ये ट्रेडिशन है। अभी भी आपने कभी देखा हो सीड्स अगर हम करना हो तो हम ऐसे करके ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है कि इसमें क्या होता है, एक डेफिनेट स्पेस नहीं मिलती, इसको डेफिनेट स्पेस नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि हम ऐसे रैंडम फेंक रहे हैं सीड्स को, तो कहीं जगह पे ज्यादा हो जाएगा और कहीं जगह पे कम हो जाएगा। एक डेफिनेट क्या स्पेस नहीं मिलेगी सीड्स के बीच में, तो क्या होगा, फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन 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 फिर उसके बाद हमारे पास मशीन्स आई, है ना। यहाँ पे ये है मैनुअल मेथड, इसे हम मैनुअल मेथड भी बोलते हैं। कौन सा मेथड है ये? मैनुअल मेथड है ये है मैनुअल मेथड, ठीक है। अब मशीन्स अपने पास सच एज सीड ड्रिल्स। अब ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये क्या होगा? काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग। जो ये इतना ज्यादा टाइम लगाएगा, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये, है ना। टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, और ट्रेडिशनल मेथड है, मैनुअल मेथड अपने हाथ से काम कर रहा है, कहीं पे स्पेस ज्यादा कहीं पे कम, जिसकी वजह से ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। लेकिन एक अपने पास मशीन आ गई जिसे हम बोलते हैं सीड ड्रिल्स। क्या बोलते हैं? सीड ड्रिल्स। अब ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, ये काफी इफेक्टिव होगी, और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या होगा? टाइम इफेक्टिव, है ना, इसमें टाइम सबसे कम लगेगा। और ये जो अपने पास मैनुअल है वो है टाइम कंज्यूमिंग, काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन सीड ड्रिल, जहां भी मशीन आ जाएगी आपको पता चुटकियों में काम हो जाएगा, जहां भी मशीन आएगी चुटकियों में काम होगा। और इसको बोलते हैं टनल मेथड, है ना, फनल मेथड। ये है फनल मेथड, फनल मेथड। अब ये फनल मेथड क्या करता है भाई? ये भी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये क्या था? इसमें स्पेस तो अच्छे से मिलती है, इसमें स्पेस मिलती है अच्छे से। इसमें क्या होगा? सीड्स के बीच में स्पेस तो होगी, लेकिन ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। फनल लगी होती है, फनल के बीच में हम क्या करते हैं, यहां से सीड्स डालेंगे, सीड्स यहां से डालेंगे भाई, डालेंगे सीड्स, डालेंगे 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 डालेंगे, और एक पर्टिकुलर स्पेस में वो करता जाएगा। लेकिन ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको हम यूज नहीं करते। हम किसको यूज करते हैं? सीड ड्रिल्स। काफी बड़ी मशीन होती है, उसको यूज करते हैं, और उसमें स्पेस भी अच्छा आता है और टाइम भी हमारा बच जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा इफेक्टिव बनता है, ठीक है। ये चीज, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ये वो चीजें हैं कि जो आपने कभी जिंदगी में देखी होंगी, लेकिन कभी ध्यान से उसका साइंटिफिक नाम नहीं पता होगा। तो हमें आज पता चल गया सॉइंग किसको बोलते हैं। और जो ये वाला मेथड है इसे बोलते हैं मैनुअल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। इसमें डेफिनेट स्पेस नहीं होगी, इसमें डेफिनेट स्पेस नहीं होगी, ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जो ये वाला है, ये फनल मेथड है, स्पेस तो है लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है भाई। ये इतना समझ आ गया। अब चलते हैं मन्योर। अब हम क्या करते हैं, हमने सीड्स ऐड कर दिए, अब उसके बाद बारी आती है एडिंग मन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम क्या ऐड करेंगे? मन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को। अब अगर आपको पता हो तो मन्योर क्या चीज है। मन्योर, अगर मैं मन्योर की बात करूंगा, ये एक ऑर्गेनिक मैटर है। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या चीज होती है? मन्योर वो चीज है जिसमें केमिकल का कोई लेना देना नहीं है, जिसमें केमिकल का कोई लेना देना है ही नहीं। हमें केमिकल से कोई लेना देना नहीं है। ये जो घर वाला वेस्ट होता है ना, वर्मी कंपोस्ट बोल सकते हैं जिसको, कंपोस्ट बोल सकते हैं ना, और मन्योर, ये सारी चीजें जो हैं आपकी, हम इसको यूज करते हैं, ना कि केमिकल को। और जो फर्टिलाइजर है ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है भाई। इतना तो समझ आ गया। ये एक पिक्चर आपको दे रखी है, यहां पे आपने देखा है कि हर चीज जो अपने घर का वेस्ट होगा, वो हम इसमें डालते जाएंगे, डालते गए। जो अपने पास वेजिटेबल्स के पील होंगे, है ना, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा वो हम एक बॉक्स में डालते जाएंगे 10 कितने दिन,
2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ के बाद ये क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। और डीकम्पोज होने के बाद ये क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगी, जो हम यूज कर सकते हैं कहां पे, मन्योर की फॉर्म में अपनी सॉइल में, जिससे उसकी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे उसकी सॉइल फर्टिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे है आपके सामने, ये भी वही चीज है। अब हम यूज करते हैं काउ डंग को। किसको यूज कर रहे हैं, काउ डंग को हमने यूज कर लिया यहां पे, और उसकी क्या बन गई, उसकी बन गई मन्योर। उसकी क्या बन गई, मन्योर बन गई। और यही मन्योर हम यूज करते हैं सॉइल में। यही मन्योर हम कहां यूज करेंगे, सॉइल में यूज करेंगे। और ये भी सेम टू सेम वही चीज है, वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट अपने पास एक होती है कंपोस्ट, कंपोस्ट इसमें सिर्फ प्लांट यूज होंगे, ओनली यूज्ड प्लांट। वर्मी कंपोस्ट में क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट इसमें अर्थवॉर्म, क्या, अर्थवॉर्म यूज होने वाले हैं। और अर्थवॉर्म में क्या चीज, यहां पे प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्थवॉर्म। विदाउट अर्थवॉर्म वर्मी कंपोस्ट पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हम बात करेंगे मैन्योर की, तो मैन्योर में क्या चीज यूज होगी, काउ डंग यूज होने वाला है। तो मेरे को लगता है ये चीज आपको समझ आई होगी कि अगर कंपोस्ट की बात करेंगे तो क्या डिकम्पोज होगा, ओनली यूज्ड प्लांट। और प्लांट में अगर प्लांट को उठाएंगे, वही रखेंगे, उसको डिकम्पोज होने देंगे, और 25-21 जितने भी एक मंथ के बाद उसको उठाएंगे और सॉइल में फेंक देंगे, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। यही तो हमें चाहिए। सीड्स हमने डाल दिए, अब फर्टिलाइजर और मैन्योर की बारी है। तो ये चीजें हमें पता चल गई ये सारी। अब डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ए फर्टिलाइजर इज ए इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है भाई। अब इनऑर्गेनिक है मतलब इसमें क्या यूज होगा, इसमें यूज होगा केमिकल। क्या यूज होगा इसमें यूज होने वाला है केमिकल। ठीक है, केमिकल यूज होगा, लेकिन इसमें क्या यूज होगा, काउ डंग। इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग, बिल्कुल, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। ऑलरेडी हमने ये चीजें डिस्कस कर ली हैं और आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ये हमेशा फैक्ट्री में बनेगा, लेकिन ये हमारी फील्ड में तैयार होता है। अपने आपको पता ही है, जब आपने मान लो काऊ रख लिया अपने पास, तो जो उसका काऊ डंग होगा, ये तो है नहीं कि फैक्ट्री में भेजोगे उसको मैन्योर बनने के लिए। नहीं, आप एक जगह पे उसको रखते ही जाओगे, और 10 दिन नहीं, 1 साल बाद, मेनली आफ्टर 1 ईयर आप देखोगे कि उसमें क्या चेंजेस आए। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, काऊ डंग, वो कन्वर्ट हो गया मैन्योर में, ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही हम यूज कर लेंगे कहां पे, वो हम यूज कर लेंगे अपनी फील्ड में। और ये एक चीज है। उसके बाद फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये क्या करेगा, सॉइल में ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करवाएगा, है ना। मैन्योर क्या करेगा, ह्यूमस प्रोवाइड करवाएगा। यहां पे एक चीज और है, यहां लिखा हुआ है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब यहां पे है और यहां पे है, तो ये चीजें हैं जो आपको करनी है। और चलो अब यहां आगे, अब देखो फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच। अगर ये काफी ज्यादा रिच है, इसको हम अगर थोड़ा सा भी रखेंगे ना फर्टिलाइजर, अगर हमने फील्ड में इसको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ये लेस क्वांटिटी में भी वर्क करता है। ये इसका एडवांटेज है, ये लेस क्वांटिटी में भी वर्क करेगा, लेकिन इसके लिए हमें मोर क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, रिलेटिवली जो अपने पास एनपीके है। अब एनपीके कौन सी बला का नाम है, हमें तो पता ही नहीं है। एन स्टैंड फॉर, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, पोटाशियम, फॉस्फोरस और पोटाशियम। प्लांट को ग्रो करने के लिए ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, जिसे बोलते हैं एनपीके। जितने भी फर्टिलाइजर्स आप यूज करते हो, उनमें ये 3 चीजें होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। तो फर्टिलाइजर में अगर उसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो नाइट्रोजन उठाएगा और
अपनी सॉइल में डाल देगा। लेकिन मन्योर के केस में ऐसा नहीं है। आपको अगर डालना होगा तो तीनों चीजें डालनी होगी, है ना। आपको एक साथ मन्योर उठाना होगा जिसमें तीनों चीजें हैं, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाशियम भी है। आप उसको अलग नहीं कर सकते। ये डिसएडवांटेज है मन्योर का। और ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहां पे डिफिकल्ट होगा, बड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन यहां पे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, काफी ज्यादा इजी है। ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा इजी है। ये किसकी एडवांटेज है, फर्टिलाइजर की। आपने देखा होगा कभी भी अगर आप गाड़ियां वगैरह आपके सामने आती हैं तो आप क्या करते हो, देखो गाड़ियां वगैरह आती है किसकी, फर्टिलाइजर की। गाड़ियों में भर के आ रहा है, लेकिन मन्योर कभी भी गाड़ियों में भर के नहीं आता। ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। अब इरिगेशन की बात करते हैं। अपने पास देखो, हमने अभी क्या कर लिया, फर्टिलाइजर्स और मन्योर को भी ऐड कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब चल रहे हैं इरिगेशन के ऊपर। इरिगेशन में क्या करते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड, अपने हाथ से पानी देंगे जहां पर रेनफॉल होगा। यहाँ क्या होगा, रेनफॉल, ठीक, रेनफॉल होने वाला है, ठीक है भाई, रेनफॉल हो गया। अब रेनफॉल के बाद अगर कभी कभी रेनफॉल नहीं हुआ तो कौन सा, स्प्रिंकल मेथड। कौन सा मेथड, स्प्रिंकल। ट्रेडिशनल मेथड भी हैं जो काफी ज्यादा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे, है ना। हम फॉलो करेंगे मॉडर्न मेथड को। मॉडर्न है अपने पास स्प्रिंकल मेथड, है ना। अपने पास ढकली मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन हम करेंगे मॉडर्न मेथड को फॉलो, क्योंकि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, टाइम कंज्यूमिंग है और इससे हमारा वाटर भी वेस्ट नहीं होगा। ये स्प्रिंकल मेथड है। इसमें क्या करते हैं, जैसे अपने पास बारिश की तरह पानी ऐसे लगे हुए हैं, फुहारे लगे हुए हैं, तो बारिश की तरह ऊपर जाता है और पानी नीचे आ जाता है। ऐसे करके ये स्प्रिंकल मेथड बोलते हैं इसको। ये बारिश की तरह यूज होता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो अपने पास है, सबसे बेस्ट और इफेक्टिव जो मुझे लगता है, वो है ड्रिप सिस्टम। ये क्या करेगा, ये ड्रिप सिस्टम जो है, ये क्या करता है, ये सीधे रूट में जाके ड्रॉप बाय ड्रॉप फेंकेगा। एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप, पूरे दिन ये ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम चलता रहेगा। हमें पता है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, लेकिन कहां चाहिए, सिर्फ यार रूट में तो चाहिए। अगर रूट में चाहिए तो हमने क्यों उसको पूरा पानी के साथ में हिला देना है, उसको नहीं नहाने की जरूरत। प्लांट तो, उसको तो कतई जरूरत नहीं है पानी से नहाने की। उसको क्या चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए, सिर्फ रूट में। क्यों, क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस करना है। तो ड्रिप सिस्टम क्या करता है, सिर्फ रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी फेंकता जाएगा, फेंकता जाएगा, फेंकता जाएगा और प्लांट फोटोसिंथेसिस करता जाएगा। जिससे क्या होगा, हमारी वाटर वेस्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां वाटर वेस्टेज क्या है ही नहीं, ना के बराबर है। लेकिन यहां पे अगर स्प्रिंकल मेथड की बात करेंगे या फिर रेनफॉल की बात करेंगे, वो सब में क्या है, वाटर वेस्टेज है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है ड्रिप सिस्टम का, काफी इफेक्टिव है। लेकिन अगर इतना इफेक्टिव है तो सभी क्यों नहीं यूज कर लेते, इसलिए नहीं करते बच्चे पार्टी, क्योंकि ये है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव। अगर ये एक्सपेंसिव है तो क्या हम इसे यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब आगे पॉइंट की बात करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जो अपनी खेती में जो ऐसे ही उग जाते हैं पेड़, वो काफी, जो न्यूट्रिएंट्स मेरे प्लांट को चाहिए, क्रॉप को चाहिए, वो अनवांटेड पार्टिकल्स यूज कर लेते हैं। और मुझे वो अनवांटेड पार्टिकल्स कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस अनवांटेड पार्टिकल्स को अब जहां तो मैन्युअली हटा दूंगा, मैन्युअली मतलब अपने हाथ से उसको बाहर फेंक दूंगा। यहां लिखा हुआ है कि क्या करेंगे, या फिर केमिकल की हेल्प से। तो यहां पे क्यूट सी पिक्चर आपको दिख रही है, सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, ये सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं। मेथड सच एज हैंड वीडिंग। हैंड वीडिंग यहां आपको दिख रहा है, हैंड वीडिंग आपको दिख रहा है। हैंड वीडिंग मतलब क्या, कि आप क्या करोगे, आप अपने हाथ से उस वीड को, जो अनवांटेड प्लांट है, उसको पकड़ोगे, उखाड़ के बाहर फेंक दोगे, या फिर किसी टूल की हेल्प से उसको उखाड़ोगे और बाहर फेंक दोगे। तो ये तो हो गया मैनुअल मेथड, काफी ज्यादा क्या है, लेंदी है ना, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। ये तो हम यूज नहीं कर सकते, ये ट्रेडिशनल मेथड है। अभी तो हमारे पास काफी ज्यादा केमिकल्स हैं जिसको हम यूज करके अनवांटेड पार्टिकल्स को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान है, अगर थोड़े से ज्यादा हो जाए, अगर थोड़े से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर थोड़े से ज्यादा हो जाए तो होगा क्या, होगा ये कि होगा ये कि हमारा जो
जो हमारा क्रॉप है वो सड़ जाएगा। तो उस चीज को बचाने के लिए हम ज्यादातर केमिकल को यूज नहीं करते, क्योंकि ये क्या करेंगे, जब ये जो है प्लांट में हम डालते हैं उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब भी रेनफॉल होगी ये डिकम्पोज नहीं होते, रेनफॉल होने के साथ साथ जितना भी आपने अपना केमिकल यूज किया है वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, पॉन्ड है ना, रिवर के थ्रू या फिर नालों के थ्रू सारा का सारा अपना रिवर में है ना, तो ये सारा रिवर में चला जाएगा और फिर रिवर के थ्रू हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं, है ना, और ये चीजें हम इसको अवॉइड करेंगे तो अच्छी बात है। अगर ये खत्म तो कर देगा, अनवांटेड पार्टिकल्स को खत्म कर देगा, लेकिन ये काफी ज्यादा हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए, है ना। तो ये सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये बंदा केमिकल यूज कर रहा है, ये बंदा केमिकल यूज कर रहा है, और यहाँ पे दादी भी केमिकल यूज कर रही है और ये बंदा भी केमिकल यूज कर रहा है। तो केमिकल यूज करने पे ये चीज अगर आपने देखी हो तो ये हम प्लांट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, और ये चीजें घूम फिर के फिर से हमारे पास आ जाएंगी। क्यों, जब भी बारिश होगी तो ये फिर से क्या करेंगे, पॉन्ड्स के थ्रू, नाले के थ्रू कहां चला जाएगा, रिवर में चला जाएगा, और रिवर के थ्रू फिर से हमारे पास आ जाएगा और हम इसको कंज्यूम कर लेंगे। तो केमिकल्स हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। आगे चलते हैं, और इस केमिकल से डेफिनेटली जो अपने पास अनवांटेड प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे, है ना। तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट होता, 1-2 घंटे में पूरी फील्ड आपकी साफ हो जाएगी। अब हार्वेस्टिंग है, अब हमारा पूरा कट के तैयार हो चुका क्रॉप, है ना, क्रॉप पूरा कट के तैयार हो चुका, तो क्या करेंगे, जब उसमें सीड्स बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वे में क्या कर जाएं, ग्रो कर जाएं, तो हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, कटिंग करते हैं। अब ये मैनुअल भी होती है, मैनुअल मतलब ये देखो ये आदमी मैनुअली कर रहा है, ये है ना, ये आंटी भी मैनुअली कर रही है। तो ये है अपने पास मशीन वाला सिस्टम, ठीक है, कंबाइन जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्या है, मशीन वाला सिस्टम है, काफी ज्यादा जितनी भी मशीन होगी इसमें क्या होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी ना, ये टाइम इफेक्टिव होगी। जो काम 2 या 3 दिन में करना था ये 2 घंटे में करके निकल जाएगी। लेकिन जो ये हाथ वाला काम है, मैनुअली काम है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। और ये जो अगर हमारी पूरा क्रॉप पक के तैयार हो चुका तो हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, उसकी कटाई करेंगे। आपके सामने ये क्यूट सी सुंदर सी पिक्चर आपके सामने दिख रही होगी, क्या करने वाले हैं। तो ये कोई हाथ से कटाई करेगा जिसे हम मैनुअली बोलते हैं, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये वाला जो प्रोसेस है काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको काफी ज्यादा टाइम भी लगता है, और इसी चीज से हमने बचना है, ठीक है, इसी चीज से हमने बचना है, और इसी को हार्वेस्टिंग बोलते हैं यार, और कुछ नहीं है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, जब हमारा अनाज पक के तैयार हो चुका तो उसकी कटिंग को ही हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब स्टोरेज, अब कट के अनाज तैयार हो चुका, अब हमने करनी है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब ये तो है नहीं कि सारा का सारा अनाज अपने ऐसे पड़ा हुआ है, खेतों में पड़ा हुआ है, खेतों में नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं, उसको ब्राउन बैग में भर लेते हैं। नाम सुना है ये ना, ब्राउन बैग, बड़ा सा ब्राउन कलर के अगर बोरे अगर आपने देखे हो तो उसमें हम अपना अनाज पूरा फिट करके भर लेते हैं, और भरने के बाद हम क्या करते हैं, उसको फैक्ट्रीज में भेज देते हैं। फैक्ट्रीज में पूरा वो क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में उसको एक ओपन एरिया में रखते हैं, जहां पे छत तो होती है लेकिन उसकी रूफ तो है, लेकिन साइड में सिर्फ 2 ही वॉल्स हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एयर पास हो सके। अगर एयर पास हो सके, हमें पता है जितनी ज्यादा एयर पास होगी उतना ही उसमें क्या होगा, जो भी मॉइस्चर वगैरह होगा वो बाहर निकल जाएगा, और हमारा जो क्रॉप है वो आराम से बिल्कुल स्टोर हो जाएगा, कहीं मतलब खराब नहीं होगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। तो ये आपके सामने एक पिक्चर है कि पूरा ये अपना मिल्क का प्रोसेस चल रहा है, तो ये अपने पास है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें ब्राउन बैग में रखते हैं। फिर एक चीज और करते हैं, हम ब्राउन बैग के रखने के बाद अगर अपने पास कोई चीज है उसे हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। अभी ये रेफ्रिजरेटर में क्या रखेंगे, फिश वगैरह हो गया, हनी वगैरह हो गया, ये कहां से मिलते हैं, जो हमने अपना ग्रेन ले लिया, बाद में हस्क बच गया, वो हस्क कौन खाएगा, एनिमल खाएगा, और वही एनिमल हमें क्या देगा, दूध दही मक्खन देगा, और उसी दूध दही मक्खन को हम कहां स्टोर करेंगे, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ फूड फ्रॉम एनिमल, तो ये सारे जो हमें फूड एनिमल से मिलते हैं, जैसे क्या हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमें मिलेंगी एनिमल से, और इसी चीज को हम स्टोर करके रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, और ये रेफ्रिजरेटर में काफी ज्यादा देर तक चलेगी और ये खराब नहीं होती है ना। इसको हम कहाँ रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में, जिसे हम फ्रिज बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर में। और स्टोरेज भी पता चल गया कि स्टोरेज मतलब ब्राउन बैग में एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रख देंगे, ठीक है, जहां पे ये चीजें साल 2 साल 3 साल तक कभी खराब नहीं होंगी। और ये है स्टोरेज। स्टोरेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अगर इतना ज्यादा अनाज
क्रॉप प्रोडक्शन कर ली तो रखेंगे भी ना कहीं उसको, तो ये क्रॉप प्रोडक्शन हम वहां रख देंगे ब्राउन बैग में भर के। अब उसके बाद फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो एनिमल्स में हमें क्या मिल सकता है, मिल्क मिल सकता है, मीट मिल सकता है, एग मिल सकता है और हनी मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीजें एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व्स रेयरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। जो सारे के सारे कहां रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे हम, रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि ये अगर रेफ्रिजरेटर में रखे होंगे तो खराब नहीं होंगे। आगे चलते हैं, ये सारी चीजें हैं जो हमें कहां से मिलती हैं, ये हमें मिलती हैं एनिमल से। आगे चलते हैं, अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इसमें से कुछ भी फ्रूटफुल लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। अब ये आपके सामने क्यूट सी पिक्चर है, ये हमारा लोगो है। तो अब ये आपके पास आ गए क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये 4 क्वेश्चंस, है ना। अगर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेके आए और इसी के बीच में से आएगा व्हाट इज अ क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या होगा कि अगर मैंने एक साल में 2 फसल लगानी है, पहले वीट लगा लेंगे और दूसरी राइस। वीट राइस ऐसा क्यों, क्योंकि रोटेशन करने से जो न्यूट्रिएंट वीट को चाहिए जरूरी नहीं है कि वो राइस को चाहिए। इस वजह से क्या होगा, न्यूट्रिशन क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और एक क्रॉप के बाद दूसरे का नंबर आता है तो वो न्यूट्रिएंट्स फिर अपने बैलेंस लेवल पे पहुंच जाता है। इसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, इसलिए हम करते हैं क्रॉप रोटेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे हम क्या यूज करते हैं, मन्योर यूज करते हैं। अब ये प्लांट इन ए लार्ज क्वांटिटी, ठीक है भाई। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वीडिंग इन क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। क्यों वीडिंग करना इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके लिए डिस्कस कर लिया। व्हाट इज इरिगेशन, ये भी बता दिया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरियन एग्रीकल्चर, तो ये चीजें हैं जो, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। वर्मी कंपोस्ट किसको बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो हम यूज करते हैं एज ए मन्योर, लेकिन उसके लिए अर्थवर्म का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको ये आने वाले हैं पेपर में और आप फोड़ के आओगे पेपर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मे बी आपको अगर ये क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। और ये हमारा चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन बाय।